गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो परमाणु भौतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। परमाणु भौतिकी में मैंने आपको नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप समझाया था। ये जो हमारा टॉपिक है वो लगभग समाप्ति की ओर था। हमने बोर मॉडल की कमियों के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं वो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखिए ऐसा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको बहुत से पहले भी तो पढ़ाया था, बट वो पहले अलग था, ये थोड़ा सा अलग है। ऐसा है, जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आप ऊर्जा दोगे तो ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण कर जाता है। जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण कर जाता है, जहां वह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। कितनी देर तक रुकता है? 10⁻⁸ सेकंड तक, जहां वह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। इसके बाद वो दोबारा से अपने मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और विकिरण स्वयं करता है। उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को हम लोग स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं, और इस प्रकार से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगा आपको, उसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, दोबारा सुनिए। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो सामान्यतः मूल ऊर्जा स्तर में रहता है। जब हम उसे ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है, जहां वह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। इसके पश्चात वो मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, और जब मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरण की श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। और इस प्रकार से आपको जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम। और इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट में से इसको गुजारें, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है मैं बताऊं आपको। पहले के टाइम पे हम लोग कैमरास का यूज करते थे, तो उन कैमरे में हम लोग रोल डालते थे। रोल पर क्या होता था? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की हुई होती है ना। सिल्वर नाइट्रेट की जो पॉलिश की हुई होती थी ना रोल पे, तो जैसे ही उस पर लाइट गिरती थी तो वो चमक उत्पन्न करती थी। तो जैसे ही हम उस फोटोग्राफिक प्लेट से इसको गुजारेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट एक काली पृष्ठभूमि है ना। जैसे ही हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट से ऊपर गुजारेंगे तो काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं दिखाई देंगी। ये चमकीली रेखाएं वही हैं जो आपने पढ़ी थी। कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड। मैं आपको किताब में बताता हूं किस तरह से। देखिए, हमें काली चमकीली रेखाएं मिलेंगी, वो भी कहां पर? लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, जिसको मैं कह रहा हूं आपसे, वही है ना। हाँ जी, ये रहता है। बुक में नहीं दिखेगा, मैं बोर्ड पर बना देता हूं। इस तरह का ये है ये कुछ सिस्टम।
देखिए इस तरह का मिलता है वो पैटर्न जो मैंने कहा था ना कि अगर इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर से होकर गुजारे तो काली पृष्ठभूमि पर ऐसी चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं एक्चुअली में कुछ नहीं है, वही श्रेणियां हैं जो आपने पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पट, है ना। और ये उनकी तरंगदैर्ध्य उसी तरंगदैर्ध्य के आसपास ये आपको दिखाई देती है। तो ये है सिस्टम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। लेकिन हाँ, जो मेन मुद्दे की बात थी वो ये थी कि इस तरह के स्पेक्ट्रम को अपन लोग क्या बोलेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस तरह का स्पेक्ट्रम जो होगा उसका मेन नाम जो है वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इसी स्पेक्ट्रम को आप श्वेत प्रकाश में से होकर गुजारेंगे, ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिला, अगर इसी स्पेक्ट्रम को हम श्वेत प्रकाश में से होकर गुजारेंगे तो जिन जिन जगहों पर आपको चमकीली रेखाएं मिली थी उन जगहों पर आपको काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। दोबारा सुनिए, ये जो काली पृष्ठभूमि पर आपको चमकीली रेखाएं मिली थी, यदि हम इस स्पेक्ट्रम को पर श्वेत प्रकाश में से होकर गुजारे तो जिन जिन जगहों पर हमको चमकीली रेखाएं प्राप्त हुई थी उन जगहों पर हमको काली रेखाएं प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। सॉरी, ये वाला जो मैंने था ये बता दिया आपको, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। उल्टा बोल गया मैं आपको भाई। जब काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको एमिटेड स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब श्वेत प्रकाश होकर इसमें से गुजारेंगे तो ये इसका क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। मतलब जिन जिन जगहों पर आपको चमकीली रेखाएं प्राप्त हुई थी उन जगहों पर आपको काली रेखाएं प्राप्त होंगी, और इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसका नाम होगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, ये है इसका सिस्टम। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं बता देता हूं कि जो लाइमन, बामर, पास्टन श्रेणियां मिली थी उसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट में से होकर गुजारा, और जहां अपन को चमकीली रेखाएं दिखाई दी तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर जब इसी को श्वेत प्रकाश में से होकर गुजारा तो जहां जहां चमकीली रेखाएं दिखाई दी गई थी वहां पर आपको, जहां आपको चमकीली रेखाएं दिखाई दी गई थी वहां पर फिर आपको अवशोषण दिखाई दी, मतलब उस जगह पे काली रेखाएं दिखाई दी। तो इस उन चमकीली रेखाओं ने श्वेत प्रकाश का अवशोषण कर लिया, तो उसको हमने बोला अवशोषण स्पेक्ट्रम। एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, हाँ जी, ऐसा है कि मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी बात कि परमाणु का पहला मॉडल तो 1898 में आया था, लेकिन जो स्पेक्ट्रम था वो तो बहुत पहले देख लिया गया। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन था वो जैकब बामर ने किया था। किसने किया था? जैकब बामर ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन जैकब बामर ने किया था। और जैकब बामर ने क्या देखा था मैं बताता हूं आपको। जैकब बामर ने उसका अध्ययन किया था, और अध्ययन के आधार पर जैकब बामर ने ये बताया था कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, स्कूल टीचर था बामर, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 3, 4, 5 से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरणों की श्रृंखला को हम लोग बामर श्रेणी कहते हैं। एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, देखिए। ये आपका n बराबर 2 था, ये आपका n बराबर 3, ये आपका n बराबर 4, ये आपका n बराबर 5। 3 से इलेक्ट्रॉन 2 में आएगा तो जो विकिरण उत्सर्जित होगा उसका नाम रखा गया H अल्फा। अगर मैं आपसे कहूं कि H अल्फा के लिए तरंगदैर्ध्य, H अल्फा के लिए
तरंग दैर्ध्य। तो बताइए एच अल्फा के लिए तरंग दैर्ध्य क्या आएगा बताओ? 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब n1 तो 2 ही दे रहा है, तो r 1/4 माइनस 1/9, ये 656 के आसपास आएगा नैनोमीटर में। हल कर लेना, ठीक है। और ये लाल रंग की दिखाई देती है, किस रंग की दिखाई देती है? लाल रंग। केवल हाइड्रोस्पेक्ट्रम में केवल एकमात्र बामर श्रेणी है, हाइड्रोस्पेक्ट्रम में केवल एकमात्र बामर श्रेणी है जो आपको दिखाई देती है, और तो कुछ दिखाई भी नहीं देता हाइड्रोस्पेक्ट्रम में। तो ये आएगा आपका 656 नैनोमीटर। इसमें ये आपको किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की दिखाई देगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपका 4 से 2 में आता है तो ये H बीटा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आपका 5 से 2 में आता है तो H गामा। ऐसे चलता रहेगा। अगर आगे से किसी और से आएगा तो उसको H डेल्टा कह देंगे। अगर आप H बीटा के लिए निकालेंगे, H बीटा के लिए तरंग दैर्ध्य, तो वो आएगी 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस n1 की वैल्यू रख रहा हूं मैं सीधी, है ना, तो 4, और n2 की जगह क्या आएगा? 4 आएगा, तो 16 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर h गामा के लिए करेंगे तो 1/λ बराबर r 1/25। सॉल्व करके कोई ना कोई आंसर प्राप्त होगा। इसका आंसर लगभग 486 के आसपास है, इसका 434 नैनोमीटर के आसपास है। ये तो शायद आपको नीली हरी दिखाई देगी, और ये तो वॉयलेट यानी बैंगनी दिखाई देगी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश की होती है, तो नीली बैंगनी दिखाई देगी। तो ये तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का अध्ययन था जो जेकब बामर ने किया था, और जेकब बामर का ही वैलिड माना जाता है। थ्योरी वाइज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल वाइज मैंने कई सारे न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस किए हैं, और मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। आइए आगे चलते हैं। देखिए मैं न्यूमेरिकल तो लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, है ना। वैसे मैं आपको सारे न्यूमेरिकल से संबंधित नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और अभी के लिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं करा देता हूं। एक तो मैं बता दूं, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से लेंथी, और ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल का सीन नहीं होता पेपर में आने का। पेपर में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो थोड़े इजी टाइप के, यानी कि जिनकी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी ना हो, उस तरह के तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब जब कैलकुलेशन बहुत लंबी हो, आपको करने के लिए मोबाइल की जरूरत पड़े, फिर वो क्वेश्चन खा रह जाता है। चलिए आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ थोड़े बहुत, जो बढ़िया बढ़िया लगता है ना। तो सबसे पहला आपका लिए मैं करा रहा हूँ 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर n = 4 टू हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो n2 बराबर 4 से n1 बराबर 2 में आ रहा है, ठीक है। फॉल ऑन अ मेटल हुज वर्क फंक्शन, और मेटल में गिर रहा है जिसका वर्क फंक्शन इतना है। ये एक्चुअल में इससे पिछले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, अब बोल दिया तो करा देते। n2 बराबर है 4 और n1 बराबर है 2। तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए n2 की ऊर्जा कितनी थी? तो मतलब चौथे नंबर की ऊर्जा कितनी थी? आपको याद होगा 0.85, यही थी ना। और E2 कितना था आपके लिए? दूसरे नंबर की ऊर्जा कितनी? दूसरे नंबर की ऊर्जा थी -3.4। हाँ, ये भी माइनस में था। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? E4 - E2।
न्यूमेरिकल का मजा तो जब है जब आप करें। मुझसे क्या कराते हैं न्यूमेरिकल, मेरे पे तो आते हैं, आप कीजिए न्यूमेरिकल्स को, जितना टाइम हो सके उतना टाइम दीजिए उनको। मैं जितने हो सकेगा उतने कराऊंगा, बाकी मैं इससे रिलेटेड पीडीएफ इसको भेजूंगा आपको मैं, है ना। तो उन पीडीएफ में देख के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बाकी सॉल्व न्यूमेरिकल मैं आपको भेजूंगा। और रही बात, हाँ मैं अब कल से नेक्स्ट चैप्टर ही चालू कराऊंगा आपका। तो अब इसको सॉल्व करते आइए। कितना बचेगा? 9 क्या बचेगा? 5, ठीक है। और यहाँ 13 हो गया, तो 3 में से 8 गए तो 13 में से 8 गए तो 3 और 2 5, और यहाँ आएगा 2, तो 2.51। और वो कह रहा है कार्यफलन, कार्यफलन भी दिया उसने, कार्यफलन की वैल्यू दी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आइंस्टीन का सिद्धांत लगता है, मैं कह रहा था कि ये आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, ये पिछले चैप्टर में आएगा। न्यूमेरिकल में पिछले चैप्टर का था और दे दिया, अब इसमें तो क्या करें। तो आइंस्टीन के हिसाब से, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार h न्यू बराबर, h न्यू बराबर नहीं, मतलब सॉरी, हाँ सही है, h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपसे गतिज ऊर्जा की पूछी जा रही है, और h न्यू तो ये होता ही है, आपको पता होगा, E2 - E1 बराबर h न्यू होता है ना। तो ये लो साहब, ये 2.55 है, और ये तुम्हारी कितनी है? 1.9 है, और ये तुम्हारी हाफ एम वी स्क्वायर है। सॉल्व कर लीजिए। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2.55 माइनस 1.90, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि आपने पढ़ा नहीं है आइंस्टीन का, ये 13वें चैप्टर में है बेटा। किसमें? चैप्टर नंबर 13 में। भले आप जब इस क्वेश्चन को करें तो उसके ऊपर लिख देना, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 से संबंधित है, क्योंकि जब 13वां पढ़ेंगे तो बात अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखें इसको फिर आगे चलते हैं। चलिए सर, अगला कुछ कराते हैं आपको, क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन करा रहे हैं। नवा क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन के सैंपल में आपने जो एक्साइटेशन एनर्जी दी है, उत्तेजन ऊर्जा दी है आपने हाइड्रोजन के परमाणु को, वो दी है उत्तेजन ऊर्जा आपने 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन किससे किस में गया हो। जब आपने ऊर्जा दी है तो इतनी ऊर्जा देके वो किससे किस में गया हो। संभावनाएं तलाश करनी है इस क्वेश्चन में। मान लो n1 बराबर 1 ले लो और n2 बराबर 2, तो E2 माइनस E1 करना, माइनस 3.4 माइनस के 13.6 कितना आएगा? 10.2। यानी क्या? 1 से 2 में जाने के लिए 10.2 चाहिए, तो यानी ये तो गलत है, ये तो संभव नहीं है। 1 को तो भूल ही जाओ, अब 2 से देखो। मान लो n1 बराबर ले लो 2 और n2 बराबर ले लो 3, तो E3 माइनस E2 करो। E3 कितना है? माइनस के 1.5, और E2 कितना है? माइनस के 3.4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3.4 में से 1.5 को घटाना 9, और यहाँ 14 में से 1 5 और 1 9, और यहाँ 2.9 ना ही होगा, 2.9 गलत किया क्या? 3.41 माइनस 1.51, 14 में से 5 क्यों? ये कुछ नहीं है, ये तो 9 आया, 13 रह गया यहाँ पर, 3, 13 में से 5 गए तो 8, और 1 यहाँ से ले लिया था तो 1 बचा, 1.8 1। हाँ, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, बिल्कुल संभावना है। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ ये करेक्ट है।
संभावना है इलेक्ट्रॉन, आपने जो ऊर्जा दी है वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो ऊर्जा n1 बराबर लिया 2 और n2 बराबर लिया 3, तो यहां तो संभावना समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन 2 से 3 में तो जा सकता है। क्या 2 से 4 में भी जा सकता है? चेक कर लेते हैं। n1 बराबर 2 और n2 बराबर ले लेते 4, तो 2 की ऊर्जा थी E4 माइनस E2 करना होगा। E4 कितना है? माइनस के 0.85, माइनस माइनस के प्लस कर लेंगे वो तो माइनस 3.4। तो अब देखते हैं 3.4 में से 0.85 को घटा 5, 14 हो गया, नहीं 13, फिर 5 आया, हाँ बैठ गया ना, देख लीजिए ये 2.55 आया, तो ये भी है। तो अगर आप हाइड्रोजन के परमाणु को 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं तो बहुत संभावना है कि वो 2 से किस में चला जाए? 4 में। तो n1 बराबर आएगा 2 और n2 बराबर आएगा 4। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा संभावनाएं तलाश की जाती हैं। संभावनाएं मतलब कैसे, क्या क्या संभव हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, तो संभावना तलाश करके काम किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए वैसे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप देखिएगा पीडीएफ को, है ना। कोई बात नहीं समझ में आए तो आप अपनी बात मेरे तक पहुंचाइएगा, है ना, फिर देखेंगे। न्यूमेरिकल को आप भी जानते हैं कि समझाना बड़ा मुश्किल होता है वीडियो में, क्योंकि एक तो वर्बली आप करते हैं, आपको समझाते हैं, तो वो अलग बात है, यहाँ तो हम ही कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा अगर हाइड्रोजन, मैं वैसे ही करा रहा हूं ये क्वेश्चन को, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n1 बराबर 1 से n2 बराबर 4 में संक्रमण करे तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होंगी? अब आप एक तो है कि तो संभावनाएं तलाश कीजिए, बना लीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 4 से 1 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी आ सकता है, 4 से 3 में भी। अब जो 3 वाला, जो 4 से 3 में आएगा वो 3 से वापस से 1 में भी आ सकता है, 3 से 2 में भी आ सकता है, जो 2 में आएगा वो 2 से 1 में भी आ सकता है। आया समझ में? 6 संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए 4 से 1 में भी आ सकता है, 4 से 3 2 में भी आकर हो सकता है, 4 से 3 में। तो 4 वाले का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो 3 लाइन दे सकता है, लेकिन जो 3 में आया होगा उसकी संभावना है वो 1 में भी आ सकता है, वो 2 में भी आ सकता है। 3 वाले का कंट्रीब्यूशन है 2, लेकिन जो 2 में आया होगा तो उसकी तो एक ही संभावना है, वो 1 में आ सकता है। गिन लीजिए, संख्या आ रही है 6। ये तो है हमारा अनुमान लगाने वाला तरीका, और जो मेन बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप एक सूत्र है n बराबर, संख्या निकालनी हो, n × n-1/2। n बराबर है 4, n2 लेते हैं वैसे इसमें, क्योंकि ग्राउंड एनर्जी होती है तो n2 बराबर होता है, n2 लेते हैं वैसे इसमें। n1 बराबर 1 से n1 बराबर 4 है, तो स्मॉल n बराबर यहाँ n2 होता है। ठीक है, रख के देखें जरा, तो 4 4 माइनस 1/2, 2 से काट दीजिए, जोड़ कटा, तो 2 × 3 बराबर कितना है? तो ये सूत्र है,
ये मैथ वाले बच्चों को बता दूं मैं आपको, ये सूत्र समांतर श्रेणी से निकाला जाता है। आप ये तो मत सीखिए कैसे निकाला जाता है, आप तो ये देखिए कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को इस सूत्र से भी ज्ञात किया जाता है, और ये देसी तरीका अपना अनुमान लगाओ। लेकिन अगर अनुमान लगाने में कहीं गलती होगी तो गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित होंगी। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, मैं कह रहा हूं कि सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप न्यूमेरिकल के नंबर्स उन पर लिखे होंगे, आप देखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, और कल से हम नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।